नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, जो मिसाइल मिस फायरिंग की घटना घटित हुई ना, उस संदर्भ में न्यूक्लियर सिक्योरिटी से संबंधित स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेसी में भरतनाट्यम से संबंधित है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से संबंधित। जीएस पेपर 3 का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से संबंधित। क्वेश्चन जो आज आपको अटेम्प्ट करना है, एग्जामिन द कंस्ट्रेंट्स टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन इंडिया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उनको एग्जामिन करना है, और ये भी डिस्कस करना है सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। कोट है आज का, नेचर प्रोवाइड्स ए फ्री लंच बट ओनली इफ वी कंट्रोल आवर एपिटाइट। देखो, नेचर हमें फ्री लंच तो प्रोवाइड करती है, लेकिन तभी जब हम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकें। लेकिन इंसान है कि उसकी भूख कंट्रोल ही नहीं होती, ग्रीड की कोई लिमिट ही नहीं है। इसी वजह से जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये कोट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले, जो अपना नया इनिशिएटिव है एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। आप चाहो, आपके पास वक्त है, चाहते हो कि एथिक्स कवर हो धीरे धीरे, तो ये जो इनिशिएटिव है ना एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, मत मिस कीजिए। चलिए अब हम आज की हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मिसाइल मिस फायरिंग इंसिडेंट के संदर्भ में साउथ एशिया में पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमैन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। कंटेक्स्ट से देखो, आप वाकिफ हो। इंडिया से एक मिसाइल मिसफायर हुई, पाकिस्तान के मियां चन्नू में जाकर गिरी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया इंडिया के ऊपर कि इंडिया में हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम का जो रख रखाव है या फिर स्टोरेज है वो सही नहीं है। बट देखो, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है ये जो इंसिडेंट है बहुत बड़े क्राइसिस में तब्दील हो सकता था। सोच के देखिए, अगर ये मिसाइल गिर जाती वहां पर जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, या फिर ये मिसाइल इंसिडेंट होता यूपी इलेक्शंस के दौरान, तो इस पर बहुत गहरी राजनीति स्टार्ट हो जाती। या फिर उससे भी ज़्यादा, अगर देखो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्राइसिस पैदा हुए थे, सोच के देखिए उन क्राइसिस के दौरान ये मिसाइल मिस फायरिंग का इंसिडेंट घटित हुआ होता तो ना जाने क्या कुछ हो सकता था। ये मिसाइल मिस फायरिंग का इंसिडेंट देखो ऐसे समय में घटित हुआ जब दोनों देशों के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कोई ठोस बायलैटरल मैकेनिज्म नहीं है। इवन अभी फिलहाल पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में तैनात नहीं है और इंडिया के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में तैनात नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा जो कन्वेंशनल इश्यूज हैं उन पे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, और न्यूक्लियर इश्यूज पर भी कोई बातचीत या फिर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं चल रहे हैं। अगर आपके मन में आया होगा ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का क्या मतलब होता है, देखो ये वो स्टेप्स होते हैं जो कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए लिए जाते हैं, या फिर कन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, शक, इन सब को कम करने के लिए लिए जाते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान आपस में टेंशन्स कम करना चाहते हैं, तो मछुआरों को छोड़ दिया, ट्रेन चला दी आपस में, या फिर बस चला दी। अगर न्यूक्लियर इशू की बात करें, न्यूक्लियर इशू पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या हो सकते हैं, जैसे लिस्ट शेयर कर दी कि कहाँ कहाँ पर हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, ताकि शक कम हो जाए दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर से, और कन्फ्लिक्ट की जो संभावना है वो कम हो जाए। तो अभी फिलहाल ऐसे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। इसके बाद ना राइटर कंपेयर करते हैं कि कोल्ड वार के दौरान यूएस और यूएसएसआर, ये दोनों राइवल्स थे ना, तो उस समय क्या सिचुएशन थी न्यूक्लियर वेपन्स की, कितनी टेंशन्स थी, और आज के समय में इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे अलग है। राइटर ये कहते हैं, देखो कोल्ड वार के दौरान ना यूएसए और यूएसएसआर की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स ना बिल्कुल अलर्ट पर रहा करती थी कि हाँ, एकदम से आदेश आ गया कि न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक करना है तो तुरंत अटैक कर दिया जाएगा। बट इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन अलग है। जैसे हमारे देश की बात कीजिए, फिर पहले इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान की बात करेंगे। इंडिया में ना न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी व्हीकल्स के साथ अटैच नहीं है। जैसे ये डिलीवरी व्हीकल है, कोई मिसाइल है,
तो मिसाइल के साथ न्यूक्लियर वेपन अटैच करके नहीं रखे हुए हैं, डीमेटेड हैं, अलग करके रखे हुए हैं। और इंडिया में देखो कैसी भी सिचुएशन हो, लोकल कमांडर्स को यह पावर नहीं दी गई है कि वो अपने आप से न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक कर दे। इसका देखो सिंपल भाषा में मतलब यह है, अगर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक हो भी जाता है तो लोकल कमांडर्स अपने आप से उसका रिटेलिएशन नहीं कर सकते। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को इसका डिसीजन लेना है कि हमें कैसे रिटेलिएशन करना है। और नेक्स्ट चीज, इंडिया के पास तो देखो लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है। लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स जिनका इंपैक्ट जो है वो लिमिटेड एरिया में होता है, जैसे किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में। पाकिस्तान की बात अभी हम करेंगे, फिलहाल सारी बातें इंडिया की कर रहे हैं। और इंडिया की जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो डी अलर्ट स्टेट में है, मतलब अलर्ट नहीं है। जैसे यूक्रेन वार की सिचुएशन में एकदम से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया, तो हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है फिलहाल अलर्ट नहीं है। तो ये सारी बातें इंडिया की हमने की। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। देखो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फोर्सेस भी अलर्ट स्टेट में तो नहीं है, ये बात सच है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पाकिस्तान में मिसाइल के साथ अभी फिलहाल अटैच्ड नहीं है, डीमेटेड है, यानी अलग अलग करके रखे हुए हैं। और पाकिस्तान के पास तो लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसकी वो बार बार धमकी भी देता है, जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है अगर इंडिया कन्वेंशनल वारफेयर में भारी पड़ता है, या फिर इंडिया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करता है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मतलब फुर्ती से, मान लीजिए इंडिया की फोर्सेस ने जल्दी से, इतना जल्दी से पाकिस्तान के थोड़े से एरिया को कैप्चर कर लिया, तो ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है कि इतना फुर्ती से अटैक करो कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिले, और जब तक पाकिस्तान को समझ में आए पाकिस्तान का एक छोटा सा एरिया जो है वो कैप्चर हो चुका हो। तो पाकिस्तान ने ये धमकी दे रखी है इनडायरेक्टली, अगर आप कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करोगे तो हम लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। और इवन ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान में जो लोकल कमांडर्स हैं ना, फॉरवर्ड कमांडर्स हैं, उनको पावर दी गई है कि वो क्राइसिस पीरियड के दौरान लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स, जिनको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता है, उनका इस्तेमाल कर सकें अपने आप से। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो इस मिसाइल मिस फायरिंग के इंसिडेंट ने ना साबित कर दिया है कि साउथ एशिया में जो भी देश हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान, इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इवन दोनों का पड़ोसी देश है चाइना, चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सबको थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है, खास करके इस प्रकार के क्राइसिस पीरियड में, ताकि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है साउथ एशिया में बरकरार रहे। तो 4 सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। पहला सजेशन, अक्टूबर 2005 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस एग्रीमेंट को साइन करने का मकसद यह था कि दोनों देश जब भी देखो बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे ना, उससे पहले एक दूसरे को सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि देखो भैया हम बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो राइटर कहते हैं ये जो एग्रीमेंट है ना, ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए है, लेकिन क्रूज मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए नहीं है। क्रूज मिसाइल्स अगर दोनों देशों के द्वारा टेस्ट की जाती है तो दूसरे देश को बताना जरूरी नहीं है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है जो मिसाइल मिस फायरिंग का इंसिडेंट घटित हुआ वो ब्रह्मोस मिसाइल थी, वो क्रूज मिसाइल थी। तो सजेशन ये है क्रूज मिसाइल के लिए भी इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए, ताकि गलती से कल को क्रूज मिसाइल भी फायर हो जाए तो इससे पहले दूसरे देश को भी इंफॉर्मेशन हो कि हाँ इन्होंने क्रूज मिसाइल का टेस्ट करना था और वो खराब हो गया, गलती से जो मिसाइल है वो हमारे देश में आ गई है। ये पहला सजेशन है। इसके बाद दूसरा सजेशन ये है, न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जो मीटिंग है ना, काफी सालों से नहीं हुई है। देखो दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रिश्ते खराब रहते हैं, समय समय पर क्राइसिस होते रहते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट काफी ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखो न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो पूरे रीजन के लिए सही है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए। न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है दोनों देशों के द्वारा कि हमारे पास कितने वार हेड्स हैं या फिर कहां कहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, ताकि दोनों देश एक दूसरे पर ना शक करना बंद कर दें। तीसरा सजेशन, देखो चाइना जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना, चाइना तो इस पूरे रीजन की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डिस्कशंस में अपने आप को शामिल भी नहीं करता है। यानी
चाइना का कोई न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं है, ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो वैसे होगा भी क्यों, दोनों मित्र देश हैं, लेकिन इंडिया के साथ भी चाइना किसी प्रकार से एंगेज नहीं करता है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को लेके। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैलिस्टिक मिसाइल की प्री नोटिफिकेशन को लेके एग्रीमेंट है, चाइना ने ऐसा कोई एग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं साइन किया है। कोई न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं है, तो चाइना तो अपने आप को इस प्रकार की डिस्कशंस में एंगेज करता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो जब कोल्ड वार के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशंस थी ना, तो इन्होंने ना मिलके एक न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किया था। तो उसी प्रकार का न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर इंडिया और पाकिस्तान भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस सेंटर का काम क्या होगा? सेंटर का काम यह होगा, क्राइसिस के पीरियड में, जैसे अभी क्राइसिस थे, एकदम से मिसाइल मिस फायरिंग का इंसिडेंट घटित हो गया, इस प्रकार के क्राइसिस के पीरियड में जल्दी से मैसेजेस का आदान प्रदान हो सके और ऑलरेडी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए गए हैं ना, उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाया जा सके प्रॉपर ढंग से। समझ गए? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फिर से स्टार्ट करना जरूरी है, तो फिर से जब स्टार्ट होंगे ना, तो उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करवाना, ये भी काम होगा इस न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर का। ये देखो परमानेंट इंडस कमीशन की तरह काम करेगा। जैसे परमानेंट इंडस कमीशन है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, वो ढंग से इंप्लीमेंट हो, उसका सुपरवाइज करता है ये परमानेंट इंडस कमीशन। तो उसी प्रकार से ये न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर काम कर सकता है, बेशक कितने भी तलखी आए रिश्तों में, लेकिन ये जो सेंटर है ना वो काम करता रहे। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, अभी देखो एक हॉटलाइन है इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच। डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। लेकिन राइटर कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं है कि जब मिसाइल मिस फायरिंग की घटना हुई तब इंडिया के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन से सूचित नहीं किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जब पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई तो उसके बाद इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना बयान दिया कि हाँ, गलती से हमसे जो मिसाइल है वो मिस फायर हो गई। मतलब पॉइंट ये है, जब देखो इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में हॉटलाइन कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऐसा मैकेनिज्म है, तो उसको एक्टिवेट करना चाहिए था इस सिचुएशन में, ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहती, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो हम कुछ डेटा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब से इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं ना 1991 में, तब से इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का नेट एक्सपोर्टर है। मतलब जितना इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है उससे ज़्यादा तो एक्सपोर्ट करता है। डब्ल्यूटीओ के डेटा के अनुसार टोटल वर्ल्ड में जितना एग्रीकल्चर ट्रेड होता है ना, उसमें एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर है 2.27% और इंपोर्ट में कितना शेयर है 1.90%। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में शेयर की अगर बात करें, इंडिया का टोटल जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना, उसमें एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का शेयर है 11%। कौन कौन से एग्रीकल्चर कमोडिटीज मेनली इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं? मरीन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, बफेलो मीट, मसाले, नॉन बासमती राइस, कॉटन, रा ऑयल मिल्स, शुगर, कास्टर ऑयल एंड टी। और इंडिया से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है ना, वो 100 से ज़्यादा देशों में या फिर रीजन्स में होता है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे बड़ी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ना, वो है यूएस। ये 2020-21 का डेटा है। चाइना दूसरी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिया से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। दूसरी मेजर डेस्टिनेशंस हैं जैसे बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरेबिया। अगर एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें, इंडिया की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है ना, इसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की कितनी परसेंटेज है, या फिर यूं कहें कितना कंट्रीब्यूशन है? 2017-18 में 9.4% और 2018-19 में बढ़ के हो गया है 9.9%। अगर देखो एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है ना, काफ़ी फायदे होते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाते हैं। अब कोई चीज़ है इंडिया में ख़राब हो रही थी, उसको एक्सपोर्ट कर दिया तो जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी ना।
किसानों की इनकम इंप्रूव हो जाएगी। बहुत बार डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिल पाते, फॉरेन मार्केट में अच्छे दाम मिल जाते हैं। रेवेन्यू मिलेगा सरकार को भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और वर्ल्ड को भी फायदा होता है। अब कई जगह पर खाने की बहुत कमी होती है, तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो गया तो फूड इनसिक्योरिटी कम हो गई। इंडिया से अलग अलग प्रोडक्ट्स जाएंगे तो दूसरे देशों के कंज्यूमर्स को भी बेहतर चॉइस मिलेगी, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल होंगे। और जब इंडिया से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है तो उस देश के साथ हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ये सारे फायदे होते हैं। बट देखो, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में ना काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज, पुअर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब देखो, फार्मर से फसल जाती है कंपनी तक, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फूड इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। जैसे फार्मर ने वीट उगाया, बाद में वीट को बेचा जाएगा, उसका रख रखाव, स्टोरेज, किसी प्रकार की प्राइमरी प्रोसेसिंग होनी है, वो सारी चीज़ें जब तक कि वो फार्मर के द्वारा उगाया गया अनाज कंपनी तक नहीं पहुंचता है, बीच में पूरी भी जो चैन है ना सारी की सारी, वो आती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। कंपनी ने उस वीट का सहारा लेकर कुछ प्रोडक्ट बना दिया, फॉर एग्जांपल नूडल बना दिए। अब नूडल बनाने के बाद कंपनी उसको भेजेगी ना, जब वो रिटेलर तक पहुंचता है, बीच में जितने भी स्टेप आते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो भी एक्सपोर्ट करना हो, तो कुछ भी स्टेप हो कंपनी से लेकर रिटेलर तक, बीच में ये सारा है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो हमारा ना देश में बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी पुअर है। बहुत सारे जो पेरिसेबल आइटम्स हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती, वो खराब हो जाते हैं जब तक वो कंपनी तक पहुंचते हैं, या फिर कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। ये देखो, अगला पॉइंट इसी से संबंधित है। लॉजिस्टिक्स काफी पुअर है, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि दूसरे डेवलप कंट्रीज है ना, जर्मनी, सिंगापुर, हांगकांग, वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना रिलेटिवली काफी सस्ता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सिनर्जी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन का अभाव। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और ट्रेड एंड कॉमर्स ये यूनियन लिस्ट में आता है, तो कोऑपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। फार्म लेवल की अगर बात करें तो देखो, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल हो जाता है जिसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज फिर क्वालिटी टेस्ट करते हैं और पता लगता है कि आपने ये हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया है, हम आपकी जो फसल है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो फार्मर्स को ना अवेयर करना जरूरी है, ट्रेनिंग देना जरूरी है कि ऐसे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल मत कीजिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बाद में क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट है लो वैल्यू एडिशन। हमारे देश में ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इतनी मजबूत नहीं है। अगर देखो थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हो ना, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। जैसे दूध है, दूध से आप बटर बनाओगे तो बटर की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारे देश में ना उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी अभी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, लेकिन वैल्यू प्रोसेस्ड, थोड़ी सी वैल्यू एडिशन के बाद प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा ना, उससे ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा इनकम जनरेट होगी। नेक्स्ट, नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसकी हमने बात की कि यूरोप में काफी सारे देश हैं वो ना नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब, एक तो देखो टैरिफ बैरियर होते हैं कि इंडिया से इंपोर्ट करने पर, दूध इंपोर्ट किया जाता है तो इतना टैक्स लगेगा, बटर जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो इतना टैक्स लगेगा। एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, सीधा कोटा लगा दिया जाता है कि इंडिया से हम सिर्फ, मान लीजिए सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए, कि 1 क्विंटल दूध इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, कोटा लगा दिया। यह है नॉन टैरिफ बैरियर। आपने टैक्स के अलावा दूसरी रुकावटें लगा दी इंपोर्ट में। नेक्स्ट है क्वालिटी इश्यूज। क्वालिटी इश्यूज मतलब जैसे फार्मर्स ने केमिकल का इस्तेमाल कर लिया, बाद में वो ना क्वालिटी के नाम पर इंपोर्ट करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं इंडिया की जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है ना, वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरती, इस वजह से हम इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये है क्वालिटी इश्यूज। दूसरे कंस्ट्रेंट्स क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं अनसर्टेन रहती हैं, कभी एक्सपोर्ट बैन कर दिया, कभी खोल दिया, कभी ऐसी पॉलिसी वो ले आते हैं जिससे फार्मर्स को फायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, मतलब अनसर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। कॉम्पिटिटिवनेस काफी ज्यादा है दूसरे देशों से, जैसे वियतनाम। लो यील्ड मतलब बहुत सारा हमारा जो एरिया है जहां पे खेती होती है वहां पे बारिश कम होती है और बारिश के ऊपर ही खेती होती है, इरिगेशन की व्यवस्था कम है, तो पैदावार उतनी नहीं हो पाती जितना पोटेंशियल हो सकता है अगर इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। और देखो हमारे देश में ना एक चैलेंज ये भी है, अब महाराष्ट्र में जो आम प्रोड्यूस होता है वो अलग वैरायटी का है, और दूसरी जगहों पर कर्नाटक में आम प्रोड्यूस होता है वो अलग वैरायटी का है, तो ना एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब कल को बोले
यूके बोले हमें इस क्वालिटी का इतना आम चाहिए, उतना मिलेगा ही नहीं। आम तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन इतनी सारी वैरायटीज क्या है, सेम वैरायटी के बड़ी मात्रा में नहीं है, ये दिक्कत है। इन सब चीजों को देखते हुए देखो 2018 में एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई थी। इस पॉलिसी का मकसद था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन पर फोकस करना। ऑब्जेक्टिव्स, इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है, यानी जो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना, मतलब और ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट, नए तरह के घरेलू, ऑर्गेनिक, एथनिक, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करना ताकि विभिन्न देशों के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड जैसे एग्रीमेंट साइन होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी मार्केट एक्सेस मिले, जो बैरियर लगाए जाते हैं दूसरे देशों के द्वारा वो बैरियर ना लगाए जाएं, और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इश्यूज को भी ठीक ढंग से डील करना। नेक्स्ट, वर्ल्ड एग्री एक्सपोर्ट में जो इंडिया का शेयर है उसे डबल करना। नेक्स्ट, देखो जो ओवरसीज मार्केट में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं उससे किसानों की इनकम को इंक्रीज करवाना, यानी उसका बेनिफिट किसानों को दिलवाना, ये ऑब्जेक्टिव थे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के। अब आगे रोड अहेड क्या है, मतलब क्या वे फॉरवर्ड है। देखो अब तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन। अब ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, इनका सहारा लेना एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। जैसे तो शार्क टैंक इंडिया जो एक शो आया था उसमें एक प्रोडक्ट ये था जिसकी सहायता से आप बिना फ्रूट को काटे पता लगा सकते हो कि फ्रूट सही है या फिर नहीं है। इस प्रकार से देखो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उनका सहारा लेना जरूरी है। एसपीएस इश्यूज को एड्रेस करना, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इश्यूज, इनको एड्रेस करने के लिए एक सिंगल विंडो होनी चाहिए। किसानों को ज़्यादा ज़्यादा अवेयर करने की आवश्यकता है, और ऐसा कोई इशू आ जाता है तो दूसरे देश के कंसर्न्स को एड्रेस करना और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल करना, ये सब जरूरी है। नेक्स्ट, देखो एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप किया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और ये रिकमेंडेशंस दी गई थी सेंटर को लीड लेना होगा एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, और स्टेट लेड एक्सपोर्ट प्लान करे, मतलब सेंटर लीड ले लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो स्टेट ही काम करेगा क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के मामले में R&D पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। और एक जो चैलेंज था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी खराब है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन को भी ठीक करने की आवश्यकता है ताकि किसान जो फसल प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी सस्ते से और इफेक्टिव मैनर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास पहुंच जाए, मतलब जो भी फैक्ट्री या कंपनी है वहां पर पहुंच जाए। तो जनरल पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स अगर पता हो तो पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और ये कुछ जनरल पॉइंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया जाए और R&D हो। R&D का पॉइंट इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे हो जाता है। तो ये था पूरा आर्टिकल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन डिप्लोमेसी में भरतनाट्यम से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राकेश सूद जो फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो ये शुरुआत में ना लेट ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित का जिक्र करते हैं। ये फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के। इन्होंने पदभार संभाला 1 दिसंबर 1991 को, और 26 महीनों के बाद ये रिटायर हो गए। यूपीएससी इनके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेकिन इन्होंने जो काम किए ना उस समय उसको हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि कोल्ड वार के खत्म होने के बाद कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही, तो उस समय इस प्रकार के पॉइंट्स यूटिलाइज हो सकते हैं। वो जो टाइम था ना काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट टाइम था। टर्बुलेंट टाइम जैसे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, 15 टुकड़े नए बन गए थे, तो उन देशों के साथ में रिलेशंस इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे अपनी एम्बेसीज खोलना चुनौती भरा काम था। इंडिया और इजराइल के बीच जनवरी 1992 में इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए, और 3 दशक के बाद अब इजराइल जो है इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। उस समय 1992 में ही प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। उस समय इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर था। उस मीटिंग को प्रिजाइड किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के द्वारा। इसके अलावा उस समय क्या क्या चल रहा था,
देखो, कोल्ड वार के दौरान इंडिया और यूएस के रिश्ते खराब थे, चूंकि कोल्ड वार तो समाप्त हो चुका था। इस वजह से पीवी नरसिम्हा राव ने यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश से मुलाकात की और दोनों लीडर्स ने यह डिसाइड किया कि जिन इश्यूज पर यूएसए और इंडिया डिवाइडेड थे कोल्ड वार के दौरान, उन इश्यूज पर अब फ्रैंकली चर्चा करेंगे दोनों देश। जैसे कि देखो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट। तो ये शुरुआत थी इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस के इंप्रूव होने की, जो शुरुआत जारी रही और 2008 में एक माइलस्टोन आया इंडिया यूएस रिलेशंस में। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जब साइन हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी उसी समय लॉन्च की गई थी। 2002 में रिलेशनशिप फर्दर मजबूत हुई इंडिया और आसियान के बीच। एनुअल इंडिया आसियान समिट की शुरुआत हुई। इवन चाइना के साथ भी उस समय 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइंस ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हालांकि देखो, इस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया चाइना ने, तभी तो चाइना की जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी आगे आ गई और अभी भी कुछ पॉइंट्स को लेकर टेंशंस हैं। ताइवान के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की शुरुआत की इंडिया ने। उसी समय ताइवान ने अपना पहला ऑफिस ओपन किया मुंबई में 1992 में। बाद में इस ऑफिस को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था और इंडिया ने भी वहां पर इंडिया ताइपेई एसोसिएशन ऑफिस इस्टेब्लिश किया 1995 में। तो ये सब देखो एग्जाम्पल्स हैं कि वो टाइम कितना ज़्यादा टर्बुलेंट था। तो आज के आर्टिकल के जो राइटर हैं राकेश सूद, वो बोलते हैं कि मेरी उस समय फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी। उस समय मैं जूनियर ऑफिसर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ना कई बार आपको भरतनाट्यम करना पड़ता है। भरतनाट्यम में आप क्या करते हो, हाथ इधर से उधर हिलाते हो जल्दी जल्दी से। तो उसी प्रकार से इंडियन डिप्लोमेसी में भी आपको बहुत जल्दी एक्ट करना पड़ता है, हाथ हिलाने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। पॉइंट सिंपल था कि आप देखो, अलग अलग लोगों से अलग अलग दिख सकते हो। मतलब चाइना से आप मिल रहे हो तो आपकी सोच अलग है, यूएसए के साथ आप मिल रहे हो तो आपकी सोच अलग है, आप अलग दिख रहे हो। लेकिन तभी जब इंडिया अपने इंटरेस्ट को पहले सिक्योर कर ले। अब देखो, इस चीज का ना मतलब आप आज के संदर्भ में देखिए, यूक्रेन इशू पर जो इंडिया ने एब्सटेन किया। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि इंडिया ने अच्छा नहीं किया, स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है ना बिल्कुल सही था। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में आप जब वोट करते हो ना, पक्ष में वोट करते हो तो इसका मतलब आप सपोर्टर हो रेजोल्यूशन के, और विपक्ष में आप वोट करते हो तो आप बोलते हो कि हम रेजोल्यूशन का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब आप एब्सटेन करते हो ना तो इसका मतलब आप ग्रे जोन में आ गए। अब ग्रे जोन में ना आपके पास अपनी डिप्लोमेसी को एक्सरसाइज करने का स्कोप होता है कि फ्यूचर में आप कैसा स्टैंड लोगे। इंडिया ने वही किया है। इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज करने वाले रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट नहीं दिया। इसका मतलब रशिया खुश होगा कि इंडिया वेस्ट के प्रेशर तले नहीं आया। वेस्ट भी खुश होगा कि देखो इंडिया और रशिया के इतने रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो उन्होंने कम से कम रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट नहीं दिया। तो बेशक ये संकेत गया हो कि इंडिया फैन सीटर है, इंडिया स्टैंड नहीं लिया इंडिया ने और फैंस पे बैठा रह गया। बट देखो, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, पहले आप अपने इंटरेस्ट सिक्योर करो, उसके बाद आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग स्टैंड ले सकते हो, अलग अलग दिख सकते हो। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं, जैसी भरतनाट्यम डिप्लोमेसी उस समय देखने को मिल रही थी ना, उसी भरतनाट्यम डिप्लोमेसी को फिर से सरकार को रिवाइव करने की आवश्यकता है। जल्दी जल्दी एक साथ कई देशों के साथ एंगेज करना और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग दिखना, मतलब अलग अलग स्टैंड लेना, लेकिन उससे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।